बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, एक नई एपिसोड के साथ अपने चैनल रमज़ान लॉ एसोसिएट्स पे मैं हाजिर हूँ। मेरा नाम बैरिस्टर हारिस रमज़ान है और जैसे कि मैंने पहले आपको अपनी पिछली एपिसोड में बताया कि हमारा प्राइमरी पर्पस ये है कि लोगों को आगाही दी जाए उन तमाम इश्यूज़ के ऊपर कि वो मसाइल जो कि वो नॉर्मली फेस करते हैं और जिनको जो इश्यूज़ वो देखते हैं और जिनका हल उनको नहीं मिलता। तो इस एपिसोड सीरीज में ये जो सिलसिला काविश का आगाज किया है, इसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि लोगों की रहनुमाई की जाए। आज का टॉपिक जो है एक कंटिन्यूएशन है हमारे पिछले एपिसोड की, और वो टॉपिक था एक्सेस टू जस्टिस, रोल ऑफ जुडिशरी। और जैसे कि नॉर्मली लोगों में ये एक मामला बहुत ज्यादा पनपता है कि जी हमें इंसाफ नहीं मिलता अदालतों से, तो इस इशू के ऊपर हमने दफा थोड़ी गुफ्तगू का आगाज किया और उस गुफ्तगू में हमने इस चीज को डिस्कस किया कि जुडिशरी का रोल क्या है और जो वकील हैं वो जब केस लेके जाते हैं तो उनके दरमियान आपस में क्या मसाइल आते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक एमिनेंट लॉयर जनाब नुमान कैसर साहब, जो कि एक दहाई से ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं और इनकी अच्छी काफ़ी दस्तरस है डिफरेंट एरियाज ऑफ लॉ के अंदर। तो नुमान, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का और इस सीरीज को बढ़ाने का। तो आज का जो इशू है हमारा, वो हम बात करेंगे द रोल ऑफ यंग लॉयर्स इन द एक्सेस टू जस्टिस। खास तौर पे वो मसाइल, वो डिफिकल्टीज जो एक यंग लॉयर फेस करता है अपने आप को कंडक्ट करने में एक जुडिशियल फोरम के ऊपर। नॉर्मली हमने देखते हैं, हमने आपने और मैंने अपनी प्रैक्टिस का आगाज ऑलमोस्ट एक साथ ही किया है और हमने देखा है कि आज तक एक वक्त गुजारने के बावजूद भी एक ऐसी तिश्नगी है जो कि पूरे सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, जिसमें एक यंग लॉयर को वो मकाम या वो मौका नहीं मिलता अपने जो अपनी स्किल्स को एग्जिबिट करने का। और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो उसका रास्ता काटते हैं। शायद उसकी कई वजूहात ऐसी होती हैं कि यंग लॉयर की कोई ट्रेनिंग का भी फुकदान होता है, या फिर ऑन दी अदर साइड उसको वो बात अपनी मुकम्मल करने का मौका नहीं दिया जाता। तो नुमान, आपके क्या व्यूज हैं इस मामले के ऊपर? जी, थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब, आपने मुझे दोबारा आज मौका दिया। देखिए, जिस तरह पिछली दफ़ा हमने इस पे काफ़ी डिस्कशन की थी कि एक यंग लॉयर जब कोर्ट के सामने आता है तो किस तरह जजेस उसको परसीव करते हैं, और उन्होंने एक फ़र्ज़ कर लिया होता है कि बाकी मादा यंग लॉयर्स की तरह ये जो यंग लॉयर मेरे सामने आया है इसकी भी तैयारी नहीं होगी। और देखिए, उसमें मैंने पिछली दफ़ा ज़िक्र किया था कि एक चीज़ तो ये है कि जो यंग लॉयर है वो बाकायदा तैयारी करके नहीं आते। अब तैयारी करके क्यों नहीं आते? वो असल में बात वही है कि अगर उनकी ऐसी तरबियत होगी, जब से वो इस प्रोफ़ेशन को उन्होंने जॉइन किया है, वो कैसे चैम्बर को जॉइन करते हैं, कैसे सीनियर वकील को जॉइन करते हैं, जो उनको ये बातें बताए कि जब आपने अदालत के सामने पेश होना है, तो आपने पूरा तैयार होके पेश होना है। हालाँकि एक लगती है बात कि तो सबको पता होनी चाहिए, लेकिन ये बात भी, छोटी से छोटी बातें भी जब तक एक यंगस्टर को, एक एक्सपीरियंस्ड लॉयर उनको नहीं बताएगा, तो वो उस पे अमल दरामद कैसे करेगा वो? ठीक है? सो इसके लिए हमारे सिस्टम में बेशक ये मौजूद है कि 6 महीने की एक अप्रेंटिसशिप का एक देयर इज़ अ कांसेप्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, कि जो ही आप अपना बार काउंसिल का एंट्री टेस्ट पास करते हैं, तो उसके बाद आपको बल्कि उससे पहले ही शुरू हो जाता है। आप जो ही 3rd ईयर का एग्ज़ाम देते हैं, तो आपकी अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम जो है वो साथ ही आपने पीरियड है वो स्टार्ट कर देते हैं। अब उसका मकसद तो ये होता है कि वो जो 6 महीने के अंदर वो जो सीनियर है वो उस न्यू एंट्रेंट को, जो एक पूरे गुर एग्जिस्ट करते हैं सिस्टम के, उनको बेसिक सीधा-सीधा चीजें उनको जरूर बताए। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि वो सिर्फ कागज पे अप्रेंटिसशिप, वो जो न्यू एंट्रेंट हैं वो किसी जानने वाले को रिक्वेस्ट करके या किसी जानने वाले के आगे से जो वकील साहब है उनसे इल्तिजा करके अपना नाम इंटीमेशन शीट पे लिखवा के बार काउंसिल में जमा करा देता है। और जो ही वो 6 महीने मुकम्मल होते हैं, कागजों में वो अप्रेंटिसशिप कर चुका होता है, जबकि हकीकत में वो एक दिन भी उन सीनियर वकील साहब के साथ नहीं बैठा। ये है जी आपका जो सिस्टम की प्रॉब्लम है, जिसका आगाज तो मैं नहीं कहूंगा, देखिए आगाज से पहले हो चुका होता है, वो भी आपके सामने धरे देता हूँ कि आप देखें, इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स, ये दो ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसके लिए एंट्री एक जान जोखों का काम है। पूरे मुल्क में कंपटीशन होता है इसका, और एक सिलेक्टेड फ्यू पीपल दे गेट टू एंटर इनटू दिस टू पर्टिकुलर प्रोफेशंस। वकालत में क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली द पर्सन हु इज इट डजंट फिट एनीवेयर, he or she ends up becoming a lawyer. The reason being कि एंट्री का मसला ही कोई नहीं है।
وہ کسی بھی پرائیویٹ لا اسکول میں جا کے ان کی جتنی بھی فیس ہے جمع کرا کے اس کو کلاسیں بھی اٹینڈ نہیں کرنی پڑتی, بعد میں پیپر دے کے وہ لا کلیئر کر لیتا ہے. آپ نے جب لا کو اتنا آسان بنا دیا ہے تو جو ٹریننگ میں بعد میں بات کر رہا ہوں, دیٹ ٹریننگ کمز لیٹر. پہلے آپ نے اس سبجیکٹ کو پڑھنا تو ہے نا, اس کا جو سبجیکٹ کا علم ہے وہ آپ کے پاس پہلے ہوگا, پھر آپ بعد میں تربیت ہوگا. اسی طرح اس کے بعد جب آپ کے ایگزام ہوتے ہیں, پنجاب یونیورسٹی ایگزام دیتی ہے, وہ بھی سب کو پتا ہے ایک سیٹ پیٹرن, لوگ گائیڈیں لے کے ایگزام پاس کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور تیسری چیز جو اپرینٹسشپ سے پہلے آتی ہے وہ آپ کا بار کونسل کا ایگزام ہوتا ہے. انہوں نے آج کل کچھ بہتر سسٹم کیا ہے, کوئی انڈیپینڈنٹ اینٹی اس کا کوئی ایگزام دیتی ہے, لیکن پہلے وہ ایگزام ایسے ہوا کرتا تھا کہ سب نے ایگزام دے دیا, بعد میں سفارشیں کر کے جی اپنا بھتیجا ہے, جی اپنا جاننے والا ہے, جو آپ ایگزام پاس کرا لیتے ہو, انٹرویو پاس ہو جاتا. سو یہ 3-4 سٹیجز ہیں, جب آپ ان کو کلیئر نہیں کریں گے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ینگ لائر اس کی وہ تربیت ہو کہ وہ جج کے سامنے جب پیش ہو تو ایک اچھے طریقے سے کنڈکٹ کر سکے. ایبسلیوٹلی نعمان, آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے, اور میں تھوڑا سا اس میں ایڈ یہ کروں گا کہ کسی بھی چیز کی, کسی بھی بلڈنگ کی جو اس کی ایک امیج ہے یا اس کی لائف ہے, وہ ہمیشہ اس کی بنیادوں میں دیکھی جا سکتی ہے. اور اگر جتنی بنیاد مضبوط رکھی جائے گی اتنا ہی وہ چیز مضبوط رہے گی. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا بھی انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے بہت زیادہ. اور جب میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ جب میں بیرسٹری کرنے گیا تھا انگلینڈ اینڈ ویلز میں, تو مجھے کچھ ایسی چیزیں سیکھنے کو ملی جو کہ بڑی حیران کن تھی, اور آپ نے بھی وہ چیزیں وہاں دیکھی ہیں کہ وہاں پر سسٹم اس قسم کا ہے کہ کسی بھی ینگ لائر کو بہت جلدی مواقع نہیں ملتے کہ وہ آگے آئے اور آ کے اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکے. فار انسٹنس کہ اگر ایک سال میں 1700-1800 بیرسٹر جو ہے وہ گریجویٹ کرتا ہے انگلینڈ اینڈ ویلز میں, تو ہر بیرسٹر کو جو گریجویٹ کرتا ہے وہ جا کے سیدھی وکالت نہیں کر سکتا. ایک لائسنس کے بعد لینے کے بعد اس کو پیوپلیج کرنی پڑتی ہے ایک ریناؤنڈ ایک لا فرم کے ساتھ, اور وہ پیوپلیج کی جو اسامیاں ہوتی ہیں وہ 300-350 سے زیادہ نہیں ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 1700-1800 گریجویٹس ہوئے اور وہ جو پیوپلیج کی اسامیاں ہیں وہ 300-350 سے زیادہ نہیں ہے. اور اس کے اندر اس 300-350 کے لیے کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہوتا ہے, اور یہ کمپٹیشن ایک سال کا نہیں ہوتا, یہ کئی سالوں سے, یعنی کہ اگر ایک سال میں لوگ رہ گئے ہیں وہ اگلے سال پھر اگلے سال ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے جس نے باہر کے ملک میں, اسپیشلی انگلینڈ اینڈ ویلز کی ہم ایگزامپل لیتے ہیں کیونکہ ہم دونوں کی فورن کوالیفیکیشن وہیں سے ہے, کہ وہاں پر اگر ایک اسٹوڈنٹ جو انٹینڈ کر رہا ہے کل کو کہ وہ لا پریکٹس کرے گا, تو وہ او لیول سے اپنی تیاری کا آغاز کرتا ہے, کیونکہ کہ جب اس کی پیوپلیج کی باری آئے گی تب تک اس کی سی وی اتنی مضبوط ہو چکی ہوگی کہ ایک ٹاپ کلاس جو ایک لا چیمبر ہے وہ اس کو موقع دے گا اپنے ساتھ کام کرنے کا اور سیکھنے کا. اور پھر جس طریقے سے سختی سے اس کو گزارا جاتا ہے اور جس رگڑوں سے اس کو گزارا جاتا ہے, اس کے بعد وہ ایک کندن بن کے باہر نکلتا ہے. تو آئی تھنک نعمان آپ نے بڑا اچھا پرٹیننٹلی اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ بیسک جو ٹریننگ ماڈیول ہے اور میکنزم ہے ہمارے ینگ لائرس کا, وہ اٹ سیلف بہت لیک کر رہا ہے, نہ ہی ان کی سمجھ ہے نہ ہی انڈرسٹینڈنگ ہے. نعمان مجھے تھوڑا یہ بتائیں کہ میرے ایک نظریہ, اور آپ بتائیں آپ اسے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری, کہ یہ جو الیکشنرنگ کا پروسیس ہے میرے نظریے میں یہ ایک ینگ لائرس کے لیے ایک بہت بڑی روگ یا بیماری سے کم نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کو ان کے بیسک فوکس سے بڑا بری طرح ہٹا دیتا ہے. اور ہمارے کئی سینئر وکلا معذرت کے ساتھ ان ینگ لائرس کو یوز کرتے ہیں اپنی کیمپینز کے لیے, اور سارا دن یہ بچے جو ہیں, ینگسٹرز جو ہیں, یہ کارڈ بانٹتے پھرتے ہیں اور اپنی وکالت پہ فوکس نہیں کرتے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, آپ نے جو ابھی فرمایا میں سے کافی حد تک متفق ہوں. دیکھیں, جب آپ اتنی شارٹ کمنٹس کے ساتھ ایک پروفیشن کو جوائن کر رہے ہیں, آپ کی تعلیم بھی مناسب نہیں ہے, آپ کی تربیت بھی مناسب نہیں ہے اس پروفیشن کے لحاظ سے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ کم از کم جو غلطیاں کوتاہیاں سسٹم سے یا آپ سے پہلے ہو چکی ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہ ابھی آپ ہائنڈ سائٹ کا فائدہ ہوتے ہوئے ہم یہ بات کر سکتے ہیں, لیکن جب یہ ینگ لائر جوائن کرتا ہے اس کو اس چیز کا اندازہ بالکل نہیں ہوتا. تو وہ اس کی قسمت ہے کہ وہ اپرینٹسشپ تو چلے برائے نام ہے, لیکن اگر اس کے بعد اس کو موقع ملتا ہے, وہ کسی نہ کسی چیمبر کو جوائن کرتا ہے, تو پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چیمبر کس نوعیت کا ہے. کیا وہ چیمبر سیاسی ہے یا کیا پروفیشنل ہے یا پروفیشنل سیاسی دونوں ہے. یہ 3 قسم کے چیمبرز ہی آپ کو ملتے ہیں. چوتھا چیمبر, ان کو میں چیمبر نہیں کہتا, جو لوگ پریکٹس نہیں کرتے, ان کے پراپرٹیز یا بزنسز ہوتے ہیں, وہ صرف سیاست ہی کرنے, ٹھیک ہے, وہ میں چیمبر نہیں
बोलूंगा, लेकिन हकीकत है कि वो भी एग्जिस्ट करते हैं. सो अगर कोई यंग वकील बेचारा ऐसे चैम्बर को ज्वाइन कर लेता है कि जो कि चैम्बर प्रोफेशनल चैम्बर नहीं है, और उनका सिर्फ और सिर्फ वकील होने का मकसद ये है कि वो बार के मुख्तलिफ ओहदों के लिए इलेक्शन लड़े और बाद में उन ओहदों को एंजॉय करें, और अनफॉर्चुनेटली फिर जिस हद तक हो सकता है वो पैसा बनाए. ठीक है. सो अगर एक यंग वकील ऐसे चैम्बर में चला जाता है तो वो फिर वो इलेक्शन विन करेगा, उसका सीनियर, उसका चैम्बर उसको इस्तेमाल करेगा, और उसको यंग वकील का मसला है कि उसको चाहिए रिस्पेक्ट. हर इंसान को इज्जत चाहिए होती है. तो जब इलेक्शनरिंग के दौरान आपका सीनियर आपको इज्जत देता है, या जो आप जब कैंपेनिंग करते हैं आपको एक सिस्टम नजर आता है, तो आपको अपने इस काले कोट की आपको कम से कम नजर आती है कि इसकी तो बड़ी वक़्त है. और हमारी जो लॉयर्स मूवमेंट है उसके बारे में अच्छे व्यूज भी हैं, लोगों के बुरे व्यूज भी हैं. उसके बाद से हम यंग लॉयर्स को खास तौर पे उनको अपने प्रोफेशन की वक़्त का अंदाजा होना शुरू हो गया है. वो ठीक अंदाज में भी हो सकता है, वो गलत अंदाज में भी हो सकता है कि भाई हम कानून से ऊपर हैं. कुछ वकील ये भी सोच सकते हैं, और जो जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल वकील हैं वो समझते हैं कि अब हमारे पे जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अब पूरी कौम की नजरें हम लोगों पर हैं कि हम रूल ऑफ लॉ के अलंबरदार हैं. ठीक है. सो इलेक्शनरिंग जब वो शुरू करते हैं, ठीक है, फिर वो इलेक्शनरिंग में ही पड़े रहते हैं. ठीक है. उसके बाद उनके लिए संभलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. कुछ वकील मैंने देखे हैं जो उसके बाद संभल भी गए हैं, तो वो उनकी किस्मत है कि वो संभल गए हैं. ऑन दी अदर हैंड वो यंग लॉयर्स जो ऐसे चैम्बर्स को ज्वाइन करते हैं व्हिच आर प्रोफेशनल, या which are along with being सियासी, they are also professional. ठीक है. सो उनको कम से कम इलेक्शनरिंग के साथ साथ सीखने का भी मौका मिलता है. ठीक है. सो मैं कम से कम समझता हूँ कि इसका जो एक सीक्वेंस है वो इस तरह होना चाहिए कि यंग लॉयर जब किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करता है, पहले कम से कम 4-5 साल, ये कम से कम मैं कहता हूँ, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन पर फोकस करना है. लेकिन उसके बाद मैं ये भी समझता हूँ, मेरा 2 साल पहले व्यू मुख्तलिफ था, कि अब मैं ये समझता हूँ कि सियासत में आना बड़ा जरूरी है. मेरे वालिद साहब ने 2 साल पहले लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन लड़ा. अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट विन, लेकिन हमने एक अच्छा कंपटीशन दिया. मेरी वो जिंदगी की पहली कैंपेन थी, और मैंने कैंपेन जब पूरा साल की तो मैंने कैंपेन करते हुए मुझे अंदाजा हुआ कि कितनी जरूरी है आपकी फेलो लॉयर से इंटरेक्शन. लेकिन ये उसके बाद था जब मैं कम से कम अपने प्रोफेशन को अच्छी तरह समझ चुका था. अब कम से कम कह सकता हूँ कि मैं नहीं, मैं थोड़ा ऐड करूंगा. जिस तरह माशाल्लाह आपके वालिद साहब खादिम हुसैन कैसर साहब खुद एक इंतहाई रेनाउंड वकील होने के साथ साथ वो एक फादर फिगर भी हैं बहुत सारे लोगों के लिए, और उन्होंने सबसे पहले अपना बहुत बेहतरीन नाम प्रोफेशन में बनाया, और उसके बाद फिर वो इस साइड पे आए, और आपने भी ऑफ कोर्स एक वक्त लगाने के बाद ही आपने इस साइड पे आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. मगर अनफॉर्चुनेटली वो जो एक माफिया टाइप एलिमेंट है जो हमारे इस सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, जो कि मेरिट को कभी भी जो है आगे नहीं आने देता. इट्स वेरी हार्ड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस. इस पे एक अलग हम कभी टॉपिक डिस्कस करेंगे. नुमान, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, so we have to wind up क्योंकि we have to keep the time very short and crisp for the audience. So finally मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको wind up इस एंगल में करें कि कंटिन्यूइंग जो लीगल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बहुत जरूरी एस्पेक्ट है एक यंग लॉयर का. सो डोंट यू थिंक कि बार और बेंच को मिलके ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने चाहिए कि जहां पर रेगुलरली इस तरह के इश्यूज पे गुफ्तगू होती रहे. अब जिस तरह आप और मैं आज इस तरह बैठ के बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो इस तरह के कोई फोरम्स है कि जहां पर हम लोग बैठ के ये गुफ्तगू कर सकते हैं और अपनी ज़हन की मुताबिकत क्रिएट कर सकते हैं. तो आपकी क्या राय है, मतलब इन लाइक 40 सेकंड्स अगर आप इसको वाइंड अप करें? माशाल्लाह, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया. बार और बेंच को कहते होते हैं दे आर द व्हील ऑफ द सेम चैरियट. ठीक है. वो चैरियट बेचारा लड़खड़ा रहा है, उसका जो व्हील जजों वाला है ना वो ठीक ठाक बड़ा है, और जो बार वाला है वो ना होने के बराबर है. ठीक है. तो जब तक इन दोनों व्हील्स की मुताबिकत नहीं करेंगे, कोई एक ऐसा निजाम नहीं बनाएंगे जिसमें दोनों एक दूसरे को समझ सकें, और समझने से मुराद ये नहीं है कि अपने जाती मफादात की समझ सकें, जो कि बदकिस्मती से होता है. समझने से मुराद है कि जो हमारे मसाइल हैं जो हम इधर डिस्कस कर रहे हैं वो बार अपने बेंच को बताए, और बेंच बार को बताए कि यंग वकील हमारे सामने आता है तो हमें तो लगता है कि वो तो तैयार नहीं है. तो कम से कम आप लोगों की तैयारी कर लें. अगर सिस्टम ने उसकी तैयारी नहीं की, आप भी अपना कोई मैकेनिज्म डेवलप करें जिसमें यंग लॉयर आता है, लोअर हाई कोर्ट बार या लोअर बार, एक मैकेनिज्म रखिए कि दैट यंग लॉयर हैज टू have the experience of 2 months for example of that forum. उसमें इसको बताया जाए कि हकीकत में बेंच के सामने क्या किस तरह पेश होना है, केस कैसे तैयार करना है. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमने पिछली दफा चीजें डिस्कस की थी कि वो यंग लॉयर अच्छी तरह तैयार नहीं करके आता तो अच्छा तैयार करें.
बेहतरीन। नुमान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में अब कोशिश ये करेंगे कि एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू ये दिखाएं कि एक नॉर्मल लिटिगेंट जो है उसके लिए जिंदगी कैसे आसान की जा सकती है, और उसको कानूनी जो है एक मावनत कैसे दी जा सकती है, ताकि वो अपने आप को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया नुमान आपका ज्वाइन इन करने का। हमारे पास टाइम है, रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग इन नुमान, बहुत शुक्रिया।